तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारी काइनेमेटिक्स की सीरीज चली हुई है और काइनेमेटिक्स की सीरीज में अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी का ये नाना करके भी आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है शायद रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना। और जानते हो रिलेटिव वेलोसिटी इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि अभी कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 लेक्चर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के और ले आऊंगा। अगर वाकई में हम लोग जेईई एडवांस पढ़ना चाहते हैं ना तो भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी पे हमारी बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ काइनेमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स के बाकी सेगमेंट्स में भी रिलेटिव वेलोसिटी मेरे प्राण बचा देती है भाई साहब, है ना। मैकेनिक्स का जो बाकी जो सेगमेंट है, सेंटर ऑफ मास वाला सेगमेंट आएगा, वर्क पावर एनर्जी वाला सेगमेंट आएगा, रोटेशन आएगा, तो अगर रिलेटिव का ज्ञान अगर हमारे को है ना भाई साहब तो हर जगह हमारे प्राण बचेंगे, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें होना चाहिए, है ना। अच्छा, सबसे पहले हमने 1D रिलेटिव मोशन की बात करी, लगभग 2 से 3 वीडियो हमने कवर करी, और पिछले वाली वीडियो में मैंने 2D रिलेटिव शुरू किया था। कौन सा टॉपिक शुरू किया था? 2D रिलेटिव शुरू किया था, और भाई साहब 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया था, है ना, कि 2D रिलेटिव में प्रॉब्लम्स किस प्रकार की बन सकती हैं, किस किस फॉर्मेट पर सवाल बनते हैं, ये सवाल मैंने तुम्हें कराए। इसके अलावा 2D रिलेटिव में कार प्रॉब्लम और शिप प्रॉब्लम किस प्रकार से बनती हैं, कि एक कार किसी और डायरेक्शन में चल रही है, एक कार किसी और डायरेक्शन में चल रही है, तो बताओ पहले वाले ड्राइवर को दूसरी कैसे दिखाई देगी, दूसरी वाली को पहली कैसे दिखाई देगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी नेट क्या हो जाएगी, इस तरह की बातें करी। इसके अलावा हमने शिप प्रॉब्लम पढ़े कि भाई साहब 2 शिप चल रहे हैं भाई साहब, तो एक शिप को दूसरा कैसा दिखाई देगा, दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी रह जाएगी, इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे उसमें करे, है ना। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फिर से 2D रिलेटिव की ही बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स, कि अगर 2 पत्थरों को अगर मैं से फेंक दूं भाई साहब तो कितनी देर में टकरा जाएंगे भाई साहब, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, और टकरा जाएंगे तो कहां पर टकराएंगे, कितनी ऊंचाई पर टकराएंगे, कितनी देर बाद टकराएंगे भाई साहब, और अगर नहीं टकराएंगे तो उनके बीच में मिनिमम दूरी कितनी रह जाएगी, जमीन पर पत्थर फेंकूं तो किस प्रकार से चर्चा होगी, टावर पर खड़ा होकर फेंक दूं तो कैसी चर्चा हो जाएगी भाई साहब। इस तरह के सवालों की आज मैं तुम्हारे साथ चर्चा करने वाला हूं। और नाना करके भी ना मैं अगर बहुत अच्छे ढंग से ऑर्डर में लगाना चाहूं इसे, तो प्रोजेक्टाइल के 3 तरह के सवाल बनते हैं इसमें, रिलेटिव मोशन के प्रोजेक्टाइल के 3 तरह के सवाल इसमें बनते हैं, और भाई साहब बहुत जबरदस्त सवाल बनते हैं। तीनों की तीनों वैरायटी ही मैं तुम्हारे सामने यहां पर कवर कर दूंगा, और अगर तीनों वैरायटी तुम लोग अच्छे ढंग से समझ गए तो भाई साहब अपनी हो जाएगी बल्ले बल्ले। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, आज तक जेईई एडवांस में ये जो रिलेटिव मोशन वाला जो सेगमेंट है ना प्रोजेक्टाइल का, इससे 3 बार सवाल पूछे गए हैं, और तीनों ही बार भाई साहब 10-10 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। तो ये सेगमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम सोचो 10 नंबर का सवाल इसी से बन जाता है। और ये जो मैं यहां पर तुमको बताने वाला हूं ना, तुम सोचना 4-4, 5-5 लाइनों में आंसर आ जाएगा, 2-4-5 लाइनों में आंसर आ जाएगा। और जब इन्हीं सवालों को आप बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे भाई साहब 1-1 पेज का सोल्यूशन है ना। बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में अवेलेबल है, जेईई के पुराने साल ईयर के सारे प्रॉब्लम्स में दिए होते हैं, सॉल्यूशन भी दिया रहता है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़ना, देखना, कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.25 पेज का सॉल्यूशन है वो, और आप लोग देखोगे मैं यहाँ पर 3 से 4 लाइन में इसको निपटा दूंगा, है ना। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक की तरह भी काम करने वाला है। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? पक्का पक्का सोच ले, है ना। आ जाओ चलो फिर चर्चा को शुरू करते हैं, बने रहना मेरे साथ, और भाई साहब बहुत मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मेरी बात सुनो, आ जाओ। देखो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है ये 2D रिलेटिव की, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। देखो मतलब मजा आएगा, तुम देखो एकदम, है ना। सुनो मेरी बात। अच्छा, इससे पहले मैं आशा कर रहा हूं कि हमें वेक्टर वुक्टर का ज्ञान है, और इससे पिछले वाली वीडियो हम लोग देख करके आ गए हैं। नहीं देख करके आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा भाई साहब, देख करके जरूर आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा तुमको। ठीक है, आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो बढ़िया एकदम, बिल्कुल प्यार से चलते हैं एकदम। सुन देख, ध्यान से देख। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये हमारी धरती माता है, ठीक है। क्या है? धरती माता है। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। लो भाई साहब, ये हमारी धरती माता, प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर। ओके, हमने क्या करा, यहां पे मान लो मेरे पास कोई तो स्टोन है, ठीक है। मेरे पास क्या है? कोई तो स्टोन है, कोई पत्थर है। इस पत्थर को मैं ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? ए नाम दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब इस पत्थर को मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, u1 वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, और θ1 एंगल बना करके ऐसे फेंक दिया। तो क्या होगा इसका? इसका ये होगा, देखो, ओई यहां पर जाकर के ऐसे हिट कर जाएगा ना, पक्का पक्का। और सुनो, t=0 पर इस पार्टिकल को ऐसे फेंका गया था, और जब इसको फेंका ना तो साथ साथ यहां से किसी और पार्टिकल को भी फेंक दिया,
ठीक है, साथ साथ फेंका है दोनों को। इस पार्टिकल को मैं नाम दे देता हूं बी, ओके, और इसको किसी u2 वेलोसिटी से फेंका गया था और θ2 एंगल बना करके फेंका गया था। तो ये पार्टिकल कैसे गया, ये पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया। बोल बात समझ आ गई, पक्का पक्का। तो ये यहां पर जाकर के ऐसे हिट कर गया और इसको भी फेंका गया था t इज इक्वल टू 0 पर, माने दोनों प्रोजेक्टाइल को एकदम साथ ऐसे फेंका गया था। मैंने कहा ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होने वाला है ना, हम वो स्टडी करने वाले हैं और वहां से बहुत सारे कंक्लूजन निकालने वाले हैं। तब मजा आएगा भाई साहब, सवालों में क्या घनघोर मजा आ जाएगा। तो मेरी बात सुनता चल, देख ध्यान से देख। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, सोच करके देख। तो अगर ये u1 वेक्टर है और ये θ1 है, तो इस दिशा में इसका कौन सा, u1 का cos θ1, और यहां पर ऊपर ये कौन सा रहने वाला है, ये रहने वाला है u1 का sin θ1। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सोच, ये u2 है और ये θ2 है, तो इस दिशा में क्या रहने वाला है, u2 का cos θ2, और इस दिशा में क्या रहने वाला है, u2 का sin θ2। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल यही रहने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो, इन दोनों ही वेलोसिटीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए। सुनो, u1 वेक्टर को देखो मुझे ऐसे लिखना चाहिए। कैसे, u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन ए, वेलोसिटी ऑफ स्टोन ए। कैसे लिखना चाहिए मुझे, ऐसे लिखना चाहिए। सुनो, u1 का cos θ1 i कैप प्लस u1 का sin θ1 और साथ में j कैप। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही लिखना चाहिए, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। देखिए u2 को कैसा लिखना चाहिए, u2 वेक्टर को कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, u2 का cos θ2 और i कैप प्लस u2 का sin θ2 और साथ में j कैप। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे लिखना चाहिए उसको, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होता है? अरे एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, ग्रेविटी है ना, वो तो हमेशा की तरफ ही नीचे होता है, जी होता है, तो हमेशा की तरफ नीचे होता है, इसलिए उसको माइनस लिया जाता है। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो माइनस जे कैप लिखना चाहिए। तो अगर मैं लगे हाथ एक्सेलरेशन भी लिख दूं पार्टिकल 1 का, तो वो कितना है, वो है माइनस जी और साथ में जे कैप, यही है ना, माइनस जी और साथ में जे कैप। और एक्सेलरेशन लिखना चाहूं पार्टिकल 2 का, तो वो कितना आएगा, माइनस जी और साथ में जे कैप। दोनों ही ऐसे हैं भाई साहब, है कि नहीं। अब मैंने फिर से क्या सोचा, मैंने कहा यार दीपक यार, ये तो भाई साहब ये तो 2 बॉडी मोशन हो गया। अब 2 बॉडी मोशन हो गया तो भाई साहब ये तो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी यार, है कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, जब आप इसको खुद भी ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, दोनों पार्टिकल्स को आपने ऐसे फेंक दिया और आप ग्राउंड पर खड़े होकर इसको ऐसे देख रहे हो, है ना, मैं ऐसे देख रहा हूं ग्राउंड पर करके, अच्छा, तो भाई साहब ये दोनों ही पार्टिकल आपके लिए ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, ये दोनों ही पार्टिकल आपके लिए ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या बोला गया कि आप एक काम करो कि दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर आप खुद बैठ जाओ भाई साहब, है कि नहीं। जब आप दोनों में से किसी एक पार्टिकल पर भाई साहब खुद बैठ जाओगे तो वो पार्टिकल आपके लिए कैसा हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और दूसरा वाला पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में मूव करने लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूं वो फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है और दूसरा फ्रेम मेरे लिए मूव करने लगता है भाई साहब, पूरी दुनिया मेरे लिए मूव करने लगती है कि नहीं, बोलो पक्की बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए में से या बी में से किसी भी एक पार्टिकल पर मैं बैठ जाऊंगा। अभी मैं सवाल नहीं करा रहा आपको, मैं भी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आपके दिमाग में मैं कंसेप्ट बिल्ड करा रहा हूं। अभी मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। तो क्या करा, दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर आप बैठ जाओ। मैंने कहा क्या करें, अपन मान लो बी पार्टिकल पर बैठ जाते हैं या ए पार्टिकल पर बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए पर बैठ जाऊं। तो अगर ए पर बैठ गया तो मैं बी को देखूंगा ए पर बैठ करके, है ना। तो मेरे को क्या निकालना चाहिए, मुझे क्या निकालना चाहिए, मुझे ये निकालना चाहिए। सुनो, क्या मुझे निकाल के रखना चाहिए, मुझे सबसे पहले तो ये निकालना चाहिए क्या, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे निकलेगा ये भाई, ये ऐसे निकलेगा, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। निकाल करके देखो क्या बैठता है, ये क्या बैठता है, देखो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा u2 cos θ2, क्या बैठेगा, देखो ध्यान से देखो, ये बैठेगा u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 और साथ में i कैप। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, है ना, और साथ में प्लस का निशान लगा करके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1 और साथ में j कैप। ये आई भाई सब वेलोसिटी, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है।
मैंने कहा हाँ भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, इतनी बात तो अपने को समझ आती है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का ना देख रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल करके रख लेता हूं मैं। सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, है ना। 1 मतलब ए और 2 माने बी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ध्यान करके देखो आप लोग, देखो दोनों का एक्सेलरेशन तो बिल्कुल सेम था ना, तो दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? अरे 0 हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और तुम जानते हो इस एक्सेलरेशन का 0 होना ही सही मायने में इस प्रॉब्लम को बहुत आसान बना देगा, बहुत आसान बना देगा। मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तो दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है? रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है? बेसिकली तुम ध्यान से देखो तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, देखो बिल्कुल कांस्टेंट है ना भाई। u1 और θ1 शुरू में डिसाइड हो गए थे, u2 और θ2 शुरू में डिसाइड हो गए थे, तो ये पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है कि नहीं यार? हाँ ना बोलो, दिस वेलोसिटी एज अ होल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ध्यान से देख तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। इसका हम लोग पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है? पार्टिकल का पाथ होने वाला है, बोलो 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 बोलो, स्ट्रेट लाइन। भाई साहब सर स्ट्रेट लाइन सर, ऐसे कैसे? तू सोच, तू किसी पर्टिकुलर दिशा में अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और तेरे ऊपर अगर कोई फोर्स ना लगाऊं, तेरे ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं, ना आगे लगाऊं, ना पीछे लगाऊं, ना दाएं लगाऊं, ना बाएं लगाऊं, तो क्या तू उसी दिशा में बढ़ना जारी रखेगा? क्योंकि तेरे पर कोई और फोर्स तो है नहीं। फोर्स होता तो एक्सेलरेशन होता ना, परंतु एक्सेलरेशन तो 0 है, मतलब कि कोई फोर्स नहीं है, कोई रिलेटिव फोर्स नहीं है। हाँ ना बोलो भाई साहब। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो भाई साहब आप मूव करने वाले, मतलब आप अपना पाथ से भटकने वाले नहीं हो, आप तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन में भाई साहब मूव करते चले जाओगे। हाँ, इसका मतलब कि अगर ग्राउंड फ्रेम में खड़ा होकर के, देखो तुम्हारे साथ साथ अगर ग्राउंड फ्रेम में खड़ा होकर के अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे पैराबोलिक पाथ नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे भाई साहब, कोई परेशानी वाली बात नहीं। परंतु अगर इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल पर मैं बैठ जाऊं ना यार, हाँ ना बोलो यार, अगर इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल पर मैं बैठ जाऊं तो दूसरा पार्टिकल मुझे भाई साहब स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन ही नहीं होगा और वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो भाई साहब किसी भी एक पार्टिकल पर अगर मैं बैठ जाऊं, इन दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर अगर मैं बैठ जाऊं तो दूसरा वाला पार्टिकल मुझे स्ट्रेट लाइन में जाता नजर आएगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी सर? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेढ़ी, उसकी बात कर लूंगा मैं, उसकी बात कर लूं, तो टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। परंतु ये सोच, ध्यान से देख कि अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर अगर मैं बैठ जाऊं, ध्यान से सुनना, दोनों में से अगर किसी भी एक पार्टिकल पर अगर मैं बैठ जाऊं तो दूसरा पार्टिकल मेरे लिए भाई साहब स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। ये बात सही भाई साहब, समझ आ गई है ना? मतलब कि अगर सुनो ध्यान से देखो, अगर मैं ए पार्टिकल पर बैठ जाता तो वो मेरे लिए रेस्ट पर आता, है ना? तभी तो मैंने दोनों कैलकुलेशन करी है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए पर बैठे हो आप, कहां बैठे हो आप? ए पर बैठे हो, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप ए पर बैठे हो भाई साहब, तभी निकाला आपने, है ना? तो ए पर बैठे हो तो ए आपके लिए आ गया रेस्ट में, और भाई साहब बी जो है ना, बी ये आपके लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करता नजर आएगा भाई साहब, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। बोल, बात समझ आ गई? पक्का? अब मेरी बात सुनो सर, इस चीज पे सर आप कैसे कमेंट कर सकते हो सर कि ये जो स्ट्रेट लाइन है सर ये हॉरिजॉन्टल होगी, सर ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होगी या टेढ़ी होगी? दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन डेटा, ठीक है? द नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कंप्लीटली डेटा डिपेंडेंट, इज कंप्लीटली डेटा डिपेंडेंट। सर ऐसे कैसे सर आप बोले सर, ऐसे कैसे डेटा डिपेंडेंट? तू सोच करके देख, अगर तो दोनों जो प्रोजेक्टाइल हैं अगर उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होती, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होती तो वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के लिए मूव नहीं करते। सुन, मैं जब ग्राउंड से देखूंगा ना तो मेरे लिए दोनों मूव करते, परंतु जैसे ही मैं एक प्रोजेक्टाइल पर, एक पार्टिकल पर बैठ गया तो अब हम दोनों साथ मूव कर रहे थे हॉरिजॉन्टल में, तो हमारे बीच का कोई हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी होता नहीं। तो मेरे को देखो कैसे नजर आता दूसरा वाला पार्टिकल, वही बस दूसरे वाला पार्टिकल मेरे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जाता नजर आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारी बराबर होती, और जब हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है तो देख रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना हमारे बीच की वो 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन कैसे होने वाली है? वर्टिकल होने वाली है। देखो अगर ये टर्म को अगर मैं 0 कर दूं, है ना, अगर मैं चाहता हूं कि पाथ वाई एक्सिस में होना चाहिए, पाथ वर्टिकल होना चाहिए, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कोई दूरी ट्रेवल नहीं होनी चाहिए ना, और हॉरिजॉन्टल में अगर कोई दूरी ट्रेवल नहीं होनी चाहिए इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अगर 0 होना है भाई साहब तो u1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू u2 cos θ2। ये बात
बोल बात समझ आ गई? मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, सुनो ध्यान से देखो क्या बोला मैं कि इफ पाथ इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इफ पाथ इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, अगर पाथ को वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होना है तो दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट हैज टू बी जीरो, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं होगी तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, और मूव ही नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सारा डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? वर्टिकली होगा। तो इस टर्म को अगर जीरो होना है तो इसका मतलब कि u1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू u2 cos θ2। ये बात भाई साहब है ना, u1 cos θ1 इज इक्वल टू u2 cos θ2। ये बात भाई साहब समझ आ गया मेरे को भाई, बिल्कुल समझ आ गया, है ना, बहुत बढ़िया साहब, इतनी बात समझ आई। अब मेरी बात सुन ध्यान से देख, दूसरी बात करते हैं। मैंने बोला कि भाई हमें तो पाथ को ना हॉरिजॉन्टल करना है। भाई जब मैं एक पार्टिकल पर बैठ जाऊं तो मुझे दूसरा पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही जाता नजर आना चाहिए, वर्टिकली जाता नहीं नजर आना चाहिए। तो अगर वर्टिकली जाता नहीं नजर आना चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो वर्टिकल नहीं नजर आएगा भाई साहब आपको, है ना। एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी, ए पर मैं बैठ गया, मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल चल तू, बी वाला पार्टिकल है साले तू सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलेगा, तू वर्टिकल नहीं चलेगा। तो अगर इसको वर्टिकल नहीं चलना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, तो वेलोसिटी को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना है मतलब कि इस वाले कंपोनेंट को जीरो होना है, और इस वाले कंपोनेंट को अगर जीरो होना है तो u1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू भाई साहब u2 sin θ2। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आई भाई साहब। क्या 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 बोला मैं, क्या बोला कि इफ पाथ इज horizontal straight line, if the path if is horizontal straight line, है ना, अगर horizontal straight line है अगर आपका पाथ तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब कि u1 sin θ1 को u2 sin θ2 के बराबर होना पड़ेगा, और नहीं तो भाई साहब ऐसा होना पॉसिबल नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब? ये है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अभी तो सवाल बनाऊंगा इसके, तो कंसेप्ट बनाया तेरे दिमाग में कि देख ऐसे काम होता है भाई साहब, है ना। अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल आपके लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टली चले तो वर्टिकल वाले को जीरो कर दो, आप चाहते हो पार्टिकल सिर्फ वर्टिकल चले तो हॉरिजॉन्टल वाले को जीरो कर दो, और चाहते हो कि टेढ़ा चले फिर अगर टेढ़ा चले तो इस वाले केस के लिए भाई साहब ये कंपोनेंट भी रहेगा और ये कंपोनेंट भी रहेगा। इसीलिए मैं बोला था कि भाई साहब द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कंप्लीटली डेटा डिपेंडेंट। नहीं आया ना? बोल बोल बोल, पक्का है? मम्मी का समय भाई साहब बोल, ईमानदारी से बोल, नीचे लिख करके बता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? आई होप आ रहा होगा 110%, है ना। चलो ये बात भाई साहब, है ना। तो ये हो गया, मैंने कहा ठीक है, ये बेसिक चर्चा हो गई, है ना। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी अभी तक, है ना। करना क्या होता है बेसिकली, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, आप दोनों में से किसी एक के ऊपर बैठ जाओ तो वो आपके लिए रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरे वाला स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेढ़ी, डेटा डिपेंडेंट है भाई साहब। कैसी है? डेटा डिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, वर्टिकल का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, और टेढ़े का क्या मतलब है कि दोनों है। टेढ़े का क्या मतलब है कि दोनों है। और ये कैसे डिसाइड होगा? डेटा से डिसाइड होगा भाई साहब, जो सवाल का डेटा होगा अकॉर्डिंगली सवाल हो जाएगा। बोल 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 बोल, बात समझ आई? पक्का? लॉक कर दूं एकदम ढंग से? सोच ले भाई साहब, है ना। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे भाई साहब। करो, आओ बेटा चलो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूं? अभी तक मैं ये बता चुका हूं कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर हमें दोनों प्रोजेक्टाइल जो हैं वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही नजर आते हैं, परंतु अगर दोनों में से किसी भी एक के फ्रेम में बैठ जाऊं तो मुझे दूसरा पार्टिकल कैसा नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? मैं लिख भी देता हूं यहां पर उस बात को, है ना। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि इफ वी ऑब्जर्व अ प्रोजेक्टाइल, इफ वी ऑब्जर्व अ प्रोजेक्टाइल, if we observe a projectile from the frame of another projectile, then क्या बोला गया? then the path of that projectile, then the path of that projectile appears to be a straight line, appears to be a straight line, slope of
विच डिपेंड्स अपॉन द डेटा, डिपेंड्स अपॉन द डेटा, बहुत बढ़िया साहब, डिपेंड्स अपॉन द डेटा, कि वो हॉरिजॉन्टल होने वाली है, वो वर्टिकल होने वाली है, वो टेढ़ी होने वाली है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है भाई साहब, ये डिपेंड करता है वो जो डेटा आप लोगों को दिया गया है। परंतु ये बात तो कंफर्म है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में बैठ करके आप अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आने वाला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात, क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है दोनों में? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है प्रोजेक्टाइल के बीच में? वो होता है 0, है ना। और यही चीज इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आसान बना देती है ना, नहीं तो भाई साहब बड़ा मुश्किल हो जाती, बड़ी पंगे हो जाते हैं भाई साहब, है ना। परंतु रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है, इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है भाई साहब। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये बातें अपने को अभी तक ऐसे बता दी गई हैं, ठीक है। अब देखो एक सवाल कराता हूं तुम्हें, क्या जानदार सवाल है, मजा आ जाएगा भाई साहब। ऐसे तुम पहली वैरायटी समझना, जो 3 वैरायटी के सवाल मैं तुम्हें कराने वाला हूं प्रोजेक्टाइल में, उसमें पहली वैरायटी समझना इसे। देखो सुनो, पहली वैरायटी है, क्या कहती है पहली वैरायटी, सुनो ध्यान से देखो, सुनना जरा ध्यान से, बहुत मजा तुम्हें आने वाला है, ठीक है। बोला गया कि मान लो यहां पर ना एक प्रोजेक्टाइल है, उसे हम कुछ भी मान लो ए नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसे किसी भी वेलोसिटी u से ऐसे फेंक दिया गया है और एंगल बनाया गया मान लो यहां से 37 डिग्री, ठीक है। और यहां पर कोई एक और प्रोजेक्टाइल है, बी प्रोजेक्टाइल है, ओके, और इसको भी यहां पर ऐसे फेंका गया है, बोला गया मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है, और जो एंगल है ना, एंगल है बोला गया 53 डिग्री, ओके, एंगल है 53 डिग्री, 53 डिग्री, और दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच की जो दूरी है ना, वो दूरी है 100 मीटर, ओके, वो दूरी कितनी है, 100 मीटर। अब सुनो तुमसे सवाल क्या पूछा गया है, सुनना जरा ध्यान से, क्या सवाल पूछा गया। सवाल तुमसे, पहला सवाल तो ये पूछा गया कि फाइंड आउट यू सच दैट द स्टोन्स कोलाइड, सच दैट द स्टोन्स कोलाइड। बहुत बढ़िया भाई साहब, जो पत्थर है ना, बोला वो कोलाइड करने चाहिए, वो वैल्यू बताओ यू की, जिस वेलोसिटी ऑफ यू के लिए, मतलब जिस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए के लिए ये दोनों पत्थर आपस में कोलाइड कर जाएंगे, वेलोसिटी की वो वैल्यू बताओ। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल क्या बोला, बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन, फाइंड आउट द टाइम टेकन, फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, फॉर द कोलिजन। मैंने कहा अच्छा ये बात, फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा सवाल, पहला सवाल क्या बोला, बोला यू की वो वेलोसिटी बताओ जिसके लिए कोलाइड कर जाएं। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला कि वो टाइम बताओ जिस पर कोलाइड कर जाएं। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरा सवाल बोला कि वो जगह बताओ जहां पर कोलाइड करेंगे, कहां कोलाइड करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, है ना। वेयर विल दे कोलाइड, वेयर विल दे कोलाइड। भाई साहब पूरी पीएचडी पूछ ली, एक ही सवाल में पूरी पीएचडी पूछ ली। और इस सवाल की वैरायटी कौन सी है, जब दोनों ही पत्थरों को आपने जमीन से ऐसे फेंका है और अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऐसे फेंका है। मैंने कहा ठीक है। और सवाल जानते हो बिल्कुल ही आसान है, मतलब निहायत ही आसान, इससे आसान क्या पूछेगा कोई। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार ये तो जो है ना 2 बॉडी मोशन हो गए, ठीक है, ये तो क्या हो गए भाई साहब, ये तो 2 बॉडी मोशन हो गया। तो मैंने कहा यार इसे तो यार सॉल्व कर पाने में यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें, अपन दोनों में से किसी एक पार्टिकल पर बैठ जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पर अपन ऐसे बैठ जाते हैं। तो वो जो दूसरा जो पार्टिकल है, मतलब जो जिस पर अपन बैठेंगे, चल वो तो अपने लिए रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरे वाला अपने लिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा यार, है ना, उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो बैठते हैं, आओ चलो मिल करके बैठते हैं भाई साहब, दोनों जने बैठते हैं, आओ चलो अपन। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, किस पर बैठूं, किस पर बैठूं, किस पर बैठूं, बी पर बैठ जाऊं या ए पर बैठ जाऊं। ए पर बैठ जाता हूं, चलो कोई खास बात नहीं है, मैं ए पर बैठ गया भाई साहब। उससे पहले चलो दोनों की वेलोसिटीज लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सुनो तो चलो आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सुनो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए देखो कितनी लिखी जाएगी। देखो ये इस तरफ कौन सा है, u का cos 37, मतलब के 4u/5 और i कैप प्लस 3u/5 और साथ में j कैप। भाई साहब अगर कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहे हो, वेक्टर लिखना नहीं आ रहा हो, तो पहले भाई साहब वेक्टर पढ़कर क्या हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है भाई साहब। बिना वेक्टर के तुमसे सवाल ले लेंगे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो फिर मुझे कोसते रह जाओगे, फायदा नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना, पक्का। आ जाओ सुनो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी लिखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी लिखो। सुनो ये 50 है ना, तो 50 का cos 53 30, 50 का sin 53 40, है ना। और ये इस तरफ है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा गया, ये लिखा गया माइनस का और 30 i कैप और प्लस का 40 और साथ में j कैप।
आई होप तुमको बात समझ आ गई हो मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, है ना। 110% बेसिक मैथमेटिक्स में सब चीजें कवर की हुई है मैंने। साइन 53, cos 53, साइन 37, cos 37 कैसे होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं भाई साहब, सारा बताया हुआ है तुम्हें। बोलो बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ। बेसिक चीजें यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस चर्चा हो रही है, होने दो उसको, है ना। अब मेरी बात सुनो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, अब मैं ए पार्टिकल पर बैठ गया। तो जैसे ही मैं ए पार्टिकल पर बैठा, ए पार्टिकल मेरे लिए रेस्ट पर आ गया और बी मेरे लिए मूव करने लगेगा। तो अपन क्या निकाल लेते हैं ना, अपन क्या निकाल लेते हैं, अपन निकाल लेते हैं गुरु, क्या निकालेंगे अपन, सुनो थोड़ा सी जगह बचाते हैं। जगह का भाई साहब बहुत ज्यादा अभाव है अपने पास, हो सकता है कि मिटा के दोबारा करना पड़े, है ना। आओ सुनो, तो क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। जिस पर आप बैठ जाते हो उसी के रिस्पेक्ट में फिर आप ही कैलकुलेशंस करते हो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, यही आएगा ना। चलो लिखो उसको। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, चलो आ जाओ। तो -30 आई कैप और माइनस का 4u/5 आई कैप, तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब माइनस का, और क्या आएगा 30 प्लस 4u/5 और आई कैप। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर 40 जे कैप और माइनस का 3u/5, है ना। कितना आएगा 40 जे कैप माइनस 3u/5, है ना, 3u/5 और साथ में जे कैप। ये बात हो गई भाई साहब, है ना। ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, है ना। और दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन तो कितना है, वो तो 0, मैं तो लिख भी नहीं रहा, है ना। यहां लिख देता हूं, सुनो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए भाई साहब 0 होता है, वो तो हमेशा, वो तो अपने को कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं। वर्टिकल प्लेन में तो दोनों का -g होता है, तो 0 हो जाएगा रिलेटिव, मैं नहीं कर रहा ये बात, है ना। बोल बात समझ आई। अब मेरी बात सुन ध्यान से देख। तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। अगर ए पर बैठकर आप देखोगे ना तो बी की वेलोसिटी आपको ये नजर आने वाली है। मैंने कहा अच्छा, लो साला यहां देखो, यहां देखो। तो मैंने कहा यहां मैं ए पर बैठा हुआ हूं और ए जो है अब वो मेरे लिए रेस्ट पर है। क्यों, क्योंकि मैं ए पर बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैं ए पर बैठा हुआ हूं तो मेरे लिए रेस्ट पर है वो, है ना। अच्छा, यहां पर है वो पार्टिकल बी, ओके। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी वो कितनी है 100 मीटर, है ना। दूरी कितनी है 100 मीटर। मैंने कहा ठीक। अब सुनो ध्यान से देखो, तो बी की वेलोसिटी कौन कौन सी नजर आ रही है, देख इतना तो आई कैप में। माइनस ये बताता है कि ए की तरफ है, माइनस क्या बताता है कि लेफ्ट में, मतलब ए की तरफ है, लेफ्ट में है ना माइनस का मतलब, और प्लस का मतलब राइट में, है ना। तो ये तो हो गई एक्स डायरेक्शन में और ये हो गई वाई डायरेक्शन में। बी की वेलोसिटी यही है, देख ध्यान से देख, सुन मैं इसे प्लॉट करता हूं, देख ध्यान से देख। तो इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है, इस डायरेक्शन में देखो ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में जो बी की रफ्तार है वो है 30 प्लस 4u/5। मैंने कहा ठीक है, ओके, बात समझ आती है। अच्छा, जे में कौन सी है, जे में ये है, प्लस जे में है, और ये और कितनी है 40 माइनस 3u/5। मैंने कहा ठीक, शाबाश भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब पहले सवाल का जवाब सुन। बोला फाइंड आउट यू सच दैट द स्टोन्स कोलाइड। बोला स्टोन्स जो है उसको कोलाइड करना है, तो यू बताएं कितनी है। अब मेरी बात सुन भाई साहब, तू ए पर बैठा है, हाँ साला ए पर बैठा हूं मैं, वहां से बी पार्टिकल है, सामने बी पार्टिकल, हाँ बी पार्टिकल। अब बी पार्टिकल की समझो, मैं साला बी पार्टिकल हूं, मैं बी पार्टिकल हूं। अब मेरी दो रफ्तारें हैं, टुचू टुचू ऐसे, और मुझे जाकर के उसको हिट करना है भाई साहब, ऐसे हिट करना है मेरे को। तो मुझे एक बात बता, मेरी कौन सी वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल को हिट करने के, भाई साहब मेरी पिटाई लग जाएगी, चौक वोक मेरे को लगा ना, मेरी मम्मी मारेगी भाई साहब तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में। यहां सुनो ध्यान से, हाँ सुन ध्यान से देख। तो दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो मेरी कौन सी वो वेलोसिटी है जो इसको हिट करने के लिए जिम्मेदार है, हॉरिजॉन्टल वाली भाई साहब, हॉरिजॉन्टल वाली। वर्टिकल वाली का हिट करने में कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब हिट करने में इसका साले कोई लेना देना नहीं है तो इसको 0 कर दो यार, है कि नहीं भाई। इसका कोई योगदान नहीं है इस तरफ हिट करने को। ए पार्टिकल रेस्ट पर बैठा है, मेरी एक वेलोसिटी ये, एक वेलोसिटी है, इस वाली वेलोसिटी का इसको हिट करने में कोई योगदान नहीं, तो इसका होना ही नहीं चाहिए ना भाई साहब। अगर आप हिट करवाना चाहते हो तो इसका होना ना होना साला बराबर है ना, तो कर दो बराबर इसका, है ना। ध्यान से देखो, अपन क्या कर रहे हैं, अपन जे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 0 कर रहे हैं बिकॉज वी वांट दिस स्टोन टू हिट पार्टिकल ए। हाँ ये बात भाई साहब ध्यान से देख। तो 40 माइनस 3u/5 शुड बी इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, तो 40 इज इक्वल टू 3u/5। ध्यान से देखो, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, u इज इक्वल टू आ गया 200/3 मीटर पर सेकेंड। ये बात है, ये बात, ये u होना चाहिए ताकि भाई साहब ये जो स्टोन्स हैं ये आपस में कोलाइड कर जाएं। हाँ ऐसे होता है सवाल।
अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, दूसरा सवाल सुन। बोला कि फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, कि कोलिजन के लिए टाइम बताओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर से सवाल, मैं बी पार्टिकल हूं, मेरी दो रफ्तारें, टुचू 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 टुचू, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं, खत्म कर दिया मैंने इसको। अब मेरी वो वेलोसिटी जो जिम्मेदार है स्टोन को हिट करने के लिए, मेरी वो वेलोसिटी जो जिम्मेदार है स्टोन को हिट करने के लिए, वो तो यही है ना, 30 + 4u/5, यू की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, 30 + 4u/5। इस वेलोसिटी से मुझे 100 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी ताकि मैं इस पार्टिकल को हिट कर दूं। बोल बात समझ आई? इस वेलोसिटी से अगर मैं 100 मीटर की दूरी ट्रेवल कर लूं तो क्या मैं इस पार्टिकल को हिट कर दूंगा? हाँ। और कितना टाइम लगेगा वो मैं बता सकता हूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है इसका, मुझे वेलोसिटी भी पता है, तो टाइम निकालने मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ना बोलो यार। x = v × t, तो t = x/v, t = x/v। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं निकाल लेता हूं। देख सुन, 30 + 4/5 ऑफ 200/3, ठीक है, 200/3 कितना आया? 5 × 5, 5 × 20, ठीक है, 4 × 16, 90, 250/3, 250/3 मीटर/सेकेंड, ठीक है। मतलब कि जब पार्टिकल B जब इस तरफ बढ़ रहा होगा तो ये उसकी रफ्तार होगी, और इस रफ्तार से इसे इतनी दूरी ट्रेवल करनी है, तो टाइम निकाल लो। क्या बड़ी बात हो गई, लो आ जाओ। टाइम कितना आ जाएगा? x = v × t, तो t = x/v, मतलब कि 100/250 और इंटू 3। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। जीलो ने जीलो को माल ही दिया है, तुम्हें पता ही है ना। 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, तो टाइम लग गया 6/5 सेकेंड, 6/5 सेकेंड, मतलब कि 6/5 सेकंड में जा करके ये दोनों पार्टिकल जो है आपस में हिट कर जाएंगे। तू बता, ये कोई डिफिकल्ट सवाल है क्या? ये तो आसान सवाल है भाई साहब। जैसे ही तू एक पार्टिकल के फ्रेम में बैठ जाता है, वो पार्टिकल तेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है, और दूसरा पार्टिकल तेरे लिए स्ट्रेट लाइन में चलने लगता है। अब वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, वर्टिकल चलेगा, टेढ़ा चलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? डेटा पर डिपेंड करता है भाई साहब। हालांकि यहां पर उस बात की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करा, हम सिर्फ एक पार्टिकल पर बैठ गए और क्या निकाल ली हमने? रिलेटिव रफ्तार निकाल ली। अब देख ली कि हमें किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंगली हमने उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया भाई साहब। अब तो किताबों में देखेगा 1.5 पेज का सोल्यूशन, 1.5 पेज का। देख मैंने कितनी देर में सॉल्व किया, मैंने भाई साहब 4 लाइनों में सॉल्व किया। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में सॉल्व किया मैंने इसे। और ये 7 लाइनों में कब सॉल्व किया? जब तेरे को समझा रहा हूं भाई साहब। दिमाग में करता 3 लाइन में करता मैं इसको, 4 लाइन मैक्सिमम, 4 लाइन में आता सोल्यूशन आता। ले बता, 1.5 पेज का सोल्यूशन भाई साहब 4 लाइनों में आ रहा है। 10 नंबर का सवाल है ये। एक पार्ट और रहता है, फिर जाके 10 नंबर का बैठेगा। बात समझ आ गई? सोच ले, 110% एकदम मजा आया बिल्कुल। अब देख सुन, अब तीसरे सवाल का जवाब देंगे। वेयर विल दे कोलाइड? वेयर विल दे कोलाइड भाई साहब, कहां कोलाइड करेंगे ये तो बताओ, कहां कोलाइड करेंगे, है ना। मैं क्या करता हूं, तुम लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा अपने को स्पेस की जरूरत है। मैं थोड़ा सा तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाना चाहता हूं कि कहां पर कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम मस्त सा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। करो, आओ बेटा सुनो, देखो ध्यान से देखो। अब जो थर्ड पार्ट था वो क्या था कि वेयर विल दे कोलाइड। अब यार वेयर विल दे कोलाइड, अभी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नापना पड़ेगा ना यार। अभी तो ग्राउंड फ्रेम का मुद्दा हो गया ना, है कि नहीं। अभी तक मैं किस फ्रेम में बैठा हुआ था? मैं पार्टिकल ए के फ्रेम में बैठा हुआ था और मैंने वहां से सारी की सारी कैलकुलेशंस कर ली थी। परंतु कहां टकराएंगे, अभी तो यार ग्राउंड फ्रेम का मुद्दा हो गया। परंतु सोच, ये जो टाइम मैं निकाल करके आया हूं, दोनों के टकराने का जो टाइम है 6/5 सेकेंड, दिस टाइम ऑफ टकराना, टाइम ऑफ इवेंट, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। ये तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रेम के इंडिपेंडेंट होती हैं। कौन सी चीजें? एक तो टाइम ऑफ इवेंट, एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। तो ये जो टकराने का जो टाइम है, ये मैंने ए के फ्रेम में निकाला, ये किसी भी फ्रेम में सत्य है, ये किसी भी फ्रेम में यही रहेगा भाई साहब, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। अब सोच, देख ध्यान से देख, बहुत आसान सवाल है, देख ध्यान से देख। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख यही था ना, यही थे ना, देख 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल को तूने यहां से फेंका था तो ये यहां पर जाकर के ऐसे हिट किया था, है ना। दूसरे पार्टिकल को आप मान लीजिए कि यहां से फेंका गया है और ये कहीं तो जाकर के, देखो कहीं तो जाकर के ऐसे ही ऐसे यहां पर ऐसे हिट करने वाला है, यहां पर हिट करने वाला है। तो मुझे बस यही 2 चीजें बतानी है भाई, जमीन से कितना ऊपर टकराएगा और कितनी दूरी पर जाकर के टकराएगा। दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो 100 मीटर है ना। अब सोच करके देख, इस वाले पार्टिकल को तूने ऐसे फेंका था, है ना, कितनी रफ्तार से फेंका था? 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका था, और यहां से 53 डिग्री के एंगल पर ऐसे फेंका था।
तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये वाला कंपोनेंट ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कंपोनेंट कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो सोच करके देख, मैं बोलता हूं मान लो यहां टकराया था, तो ये कुछ भी x की वैल्यू है ना, और ये कुछ भी y की वैल्यू है, मुझे यही तो निकालनी है इस पार्टिकल के लिए। सोच x की वैल्यू कितनी है, x तो सिंपली यही है ना ux इंटू टी, है ना, तो x कितना आ गया, ux कितना है 30, और इंटू टाइम कितना 6/5, कितना 6/5, 6 कितना 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 36 मीटर, x इज इक्वल टू 36 मीटर। मतलब यहां से 36 मीटर पर टकराएगा, तो यहां से कितना 100 माइनस 36, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सोच तेरे को y पूछ ले तो y क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से देखो, मुझे पता है y डायरेक्शन में लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, u तो है 40, u तो है कितना 40, और टाइम कितना है 6/5, और ये हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस का 5 तुम्हें समझ आया, अरे माइनस का हाफ gt स्क्वायर ना, तो g तो 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा 1/2 से डिवाइड होकर के, और टाइम का स्क्वायर माने 6/5 का स्क्वायर। तो y कितना आ गया, y आ गया, ये आ गया देखो 5 का 5, 5 8 40, 8 6 48, 48, और माइनस का ये कितना आ गया, ये आ गया देख 1 5 से, तो 1 5 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा 36, और डिवाइडेड बाय 5। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी सब कुछ सही है एकदम, है ना। सुनो ध्यान से देखो, तो ये एलसीएम आया मान लो 5, ये हो गया 5 8 40, जो उसका 4 5 के 20 24, 240 माइनस 36, तो 40 में से 36 गया तो 4, मतलब ये हुआ 204/5, 204/5 मीटर, माने जमीन से कितना ऊपर टकरा जाएगा 204/5 मीटर, इतनी ऊंचाई पर टकराएगा, और एक्स वैल्यू हम लोग निकाली चुके, कितना 36 मीटर दूर जाकर के टकराएगा। बोल क्या दिक्कत है इस सवाल में, तुझे नॉर्मल सी काइनेमेटिक्स आनी चाहिए बस, क्या प्रोजेक्टाइल क्या रिलेटिव कुछ भी नहीं है वो। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है भाई साहब, बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छी पकड़ है, अपनी कमांड है भाई साहब, तो कोई भी सवाल अपना नहीं जा सकता। तो बहुत सिंपल सवाल है कि नहीं, एक पार्टिकल को यहां से फेंका, एक पार्टिकल को यहां से फेंका, यहां पर जाकर साले टकरा गए, लो टकरा गए, कहां टकराए, जमीन से कितना ऊपर टकराए सब पता है अपने को, कितनी देर में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे सब पता है अपने को। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, अरे पक्का सोच ले 110%। मैं समझू हमें समझ आ गया बड़े ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं आई। सर ये आपने क्या करा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई, तो यूटी वाली टर्म मैंने यहां पर लिख दी, और एक्स डायरेक्शन में रफ्तार कितनी थी 30 थी। बात समझ आ गई पक्का। और यहां पर मैं सिर्फ दूरी निकालना चाहता था, इसलिए मैंने माइनस नहीं रखा, नहीं तो माइनस रखता, माइनस भी एक्स को भी माइनस रखता, इस 30 को भी माइनस रखता, कट के फिर से 36 मीटर ही आता है ना। छोटी छोटी बातें कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लो भाई साहब मैं समझू हमें समझ आया, अरे सोच ले पक्का। दूसरी वैरायटी दिखाऊं सवाल की 110%। चलो इसको नोट करो एक बार अच्छे ढंग से, है ना, उसके बाद देखो मैं तुम्हें दूसरी वैरायटी दिखाता हूं सवाल की। करो आओ बेटा चलो, अब मैं तुम्हें दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो उसके अंदर, और बहुत ही जानदार सवाल है। और जानते हो इस सवाल का जब तुम स्टैंडर्ड किताबों में जब सॉल्यूशन देखोगे ना, तो जानते हो कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, और मैं यहां पर देखना उसे छोटे से मैं निपटा दूंगा। तब तुम देख करके बोलोगे अरे यार ये राइटर है इतनी बड़ी किताब का, भाई साहब क्या लिख दिया है ये, है ना। और देखो हमारे सर ने तो इतना सिंपल बता दिया, है ना। देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो क्या सवाल है। देखो सवाल बहुत आसान है भाई साहब। सवाल क्या है, बोला गया कि मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, और ये जो टावर है ना, ये टावर है भाई साहब 400 मीटर का, ठीक है, 400 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है। और यहां पर एक और टावर है, ठीक है, यहां पर एक और टावर है, और ये जो टावर है ये है 800 मीटर का, ठीक है, ये टावर इससे 800 मीटर का है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर की दूरी है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने यहां से एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, इस पार्टिकल को हमने यहां से ऐसे फेंका किसी भी वेलोसिटी u से, और एंगल बना के 53, एंगल बना करके 53, ठीक है। और यहां से किसी और पार्टिकल को फेंका, इस पार्टिकल को मैं बी बोल देता हूं, मान लो क्या बोल दूं, बी बोल देता हूं, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका, ठीक है, और कितनी रफ्तार से 50 मीटर और पर सेकंड की रफ्तार से इसको ऐसे फेंक दिया। अब वही 3 सवाल तुमसे बोले गए, याद करो। पहला सवाल तो कौन सा था, पहला सवाल ये था, क्या था, बोलो पहला सवाल क्या था कि फाइंड आउट दिस वेलोसिटी सो दैट दीज पार्टिकल्स कैन कोलाइड। ओके, फाइंड आउट यू so that
द पार्टिकल्स कैन कोलाइड, ओके, सो दैट द पार्टिकल्स कैन कोलाइड। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, पार्टिकल्स कैन कोलाइड, ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि समय बताओ कब कोलाइड करेंगे, फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोलिजन, है ना, फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोलिजन, समय बताएं भाई साहब कोलिजन का, कि किस समय कोलिजन होगा। और थर्ड सवाल, तुम बताओ थर्ड सवाल क्या था, कि भाई साहब कहां टकराएंगे। पहले बोला कि यू बताओ जिसके लिए टकरा जाए, दूसरा बोला कि कितनी देर में टकरा जाएंगे, तीसरा बोला कि कहां टकरा जाएंगे वो बताओ, है ना, वेयर विल दे कोलाइड, ओके, वेयर विल दे कोलाइड। और सवाल भाई साहब बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल सवाल मैं पूछ भी नहीं सकता हूं, बहुत है सिंपल सवाल है ना। मैं तो कहता हूं कि एक बार ना वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एक बार, और सवाल के बारे में सोचो जरूर कि यार सर क्या पूछना चाह रहे हैं यार, और किस तरह से होना चाहिए। देखो, दो पार्टिकल मोशन है ना, उसको एक पार्टिकल पर बैठ जाओगे तो वन पार्टिकल मोशन में चला जाएगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। मैं तो कहता हूं एक बार सोच जरा, एक बार, है ना, दिमाग की खिड़कियां खोल भाई साहब, सोच 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 के सर क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, सोचो। छई चप्पा छई छप्पा के छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की, करा तुमने? सोचा एक बार, थोड़ा सा सोच तो लिया होगा ना, पक्का पक्का। देख सुन, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने क्या देखा, मैंने जैसे इस सवाल को देखा, मैं तुम्हारी तरह देखता हूं, तो मैंने सवाल को देखा, मैंने कहा यार ये तो यार दो पार्टिकल का मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? दो पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो मैंने कहा यार इसमें तो यार बड़ी दिक्कत आ जाएगी यार, कैसे करूं इसको, कैसे करूं, समझ में नहीं बैठ रहा। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार अगर इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर मैं बैठ जाऊं तो भाई साहब ये तो वन पार्टिकल का मोशन हो जाएगा, और वन पार्टिकल का मोशन तो मेरे लिए सॉल्व कर पाना बहुत आसान होता है यार, होता है कि नहीं होता, है ना। तो ध्यान से देख, तो मैंने क्या करा, मैं ए पर या बी पर किसी पर भी बैठ सकता हूं। पिछले वाले सवाल में मैं ए पर बैठा था ना, इस बार क्या कर, एक काम करता हूं कि बी पर बैठ जाता हूं। अरे ए पर बैठ जाओ, बी पर बैठ जाओ, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं बी पर बैठ जाता हूं ताकि तुझे दिखा सकूंगा, देख चाहे तो ए पर बैठ जा, चाहे पर बी पर बैठ जा, सवाल तो तू तब भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देख, तो पहले मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला यू की वेलोसिटी निकाल ली मैंने, ठीक है, यू की वेलोसिटी। सोच देख, ध्यान से देख, पार्टिकल ए की वेलोसिटी, देख यू से फेंका है ना, तो ये यू का cos 53 और ये यू का sin 53, तो कितना आ गया, ये आ गया 3u और बाय 5 और साथ में आई कैप, और क्या आया 4u और बाय 5 और साथ में जे कैप। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। और वेलोसिटी ऑफ बी वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी वो क्या है, वो है -50 और आई कैप, क्योंकि इस तरफ है ना लेफ्ट में, इसलिए -50 लिख दिया, है ना। अब अगर मैं बी पर बैठ जाऊं फिर मैं ए को देखूं तो मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिस पर बैठ जाता हूं उसके रिस्पेक्ट में बात होती है ना। तो क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का। सुनो आ जाओ, ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, देखो ध्यान से देखो, 3u बाय 5 आई कैप प्लस 4u और बाय 5 और साथ में जे कैप, है ना, और माइनस ऑफ -50 और साथ में आई कैप, बहुत बढ़िया। तो ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो ये आ गया 3u बाय 5 और आई कैप, है ना। अच्छा इसको आई कैप को कॉमन ले लो, 3u बाय 5 और प्लस 50 और साथ में आई कैप, और साथ में क्या हुआ, साथ में हुआ 4 और u बाय 5 और साथ में j कैप। बेटा अब इस बात को समझें, आप इसको ना आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझें। अच्छा एक्सेलरेशन तो दोनों के बीच का रिलेटिव वो तो जीरो ही है ना, क्योंकि दोनों का -g है, तो एक्सेलरेशन तो क्या है दोनों के बीच का, वो तो जीरो ही है, तो उसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा, है ना। सुन मेरी बात सुन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या समझूं इससे मैं, इस समय ये समझना चाहिए कि अगर मैं बी पर बैठ जाऊं और ए को देखूं, अगर मैं बी पर बैठ जाऊं और ए को देखूं तो ए की वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, ये होने वाला है एक्स में और ये होने वाला है वाई में। मैंने कहा हाँ ठीक है, देख सुन, इसे ना इमेजिनेशन करते हैं, इसे थोड़ा सा ना पिक्चराइज करता हूं, देखो तुम्हारे सामने। तो मैंने पिक्चराइज किया, मैंने कहा देखो ये है धरती माता, ये था टावर 400 मीटर का और ये था टावर 800 मीटर का, है ना, और ये दूरी थी दोनों के बीच की 400 मीटर, और ये दूरी है 400 मीटर, टावर है ना 400 मीटर का, और ये है टावर 800 मीटर का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये बात तो है ही, ये तो बिल्कुल सही है ना। सोच यहां पर तू बैठा हुआ है, यहां पर ये पार्टिकल बी है और आप यहां पर बैठे हुए, तो ये आपके लिए कैसा आ गया, अब रेस्ट में आ गया, और ये था पार्टिकल ए और ये था पार्टिकल ए। तू ध्यान से देख,
तो पार्टिकल ए की इस समय दो रफ्तारें हैं, एक्स में तो ये और वाई में ये, है ना। इसे देखो प्लॉट करते हैं तो देखो एक्स में तो इसकी रफ्तार है ये, कितनी है ये है 3u और बाय 5 और प्लस 50, है ना ये बात। और वाई में रफ्तार कितनी है, वाई में जो रफ्तार है वो है 4 और u और बाय 5। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब तू ध्यान से देख, तू बी पर बैठा हो, हाँ तू ए को देख रहा है, अब वो ए तेरी तरफ आ रहा है ना। अगर ए को बी से टकराना है, देखो कोलिजन होना है भाई साहब, सो दैट द पार्टिकल कैन कोलाइड। तो अगर ए पार्टिकल को बी से टकराना है तो सोच करके देख, अगर ए को बी से टकराना है तो ए को आगे भी बढ़ना होगा और ऊपर भी उठना होगा, है ना। ए को आगे भी बढ़ना होगा, ए को ऊपर भी उठना होगा, हाँ तभी टकरा पाएगा भाई साहब, नहीं तो टकरा पाना पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब कि अगर ए पार्टिकल बी से टकराना चाहता है तो ए पार्टिकल को ऐसे मूव करना पड़ेगा, होए 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 होए, ऐसे मूव करना पड़ेगा तब टकरा पाएगा, और नहीं तो टकराना पॉसिबल नहीं है। अब तू ध्यान से देख, बाय ज्योमेट्री देख, ध्यान से देख, ये लेंथ कितनी है 400, क्योंकि पूरी 800 थी ना, तो उसमें से 400 घटा दे तो ये लेंथ है 400 और ये भी लेंथ है 400। तो मुझे एक बात बताइए, एंगल कितना है, एंगल है 45 डिग्री, हाँ ना बोलो। ये 400 ये 400, तो जब साइड बराबर हो तो एंगल बराबर होते भाई साहब, एंगल कितना हो गया 45। हाँ अब तू सोच, दो वेलोसिटीज जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो और उनका रिजल्टेंट अगर 45 पर आना हो, है ना, उनका रिजल्टेंट अगर 45 पर आना हो तो कब आएगा, जब ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हो, जब ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हो तभी बिल्कुल बीच में रिजल्टेंट आना पॉसिबल है, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ तो भाई साहब यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से मैंने एक बात पता लगा ली, क्या बात पता लगा ली, यहां से मैंने ये बात पता लगा ली कि भाई साहब ये जो 4u और बाय 5 है ना, ये किसके बराबर है, ये 3u बाय 5 और प्लस 50 के बराबर है। ये बात मैंने यहां से पता लगा ली, ये बात भाई साहब। तो ध्यान से देख, तो 4u बाय 5 और इधर आएगा तो माइनस 3u बाय 5, ये हो जाएगा u बाय 5, है ना, ये हो जाएगा u बाय 5 और इज इक्वल टू 50। तो भाई साहब ध्यान से देखो, तो u कितना आ गया, अरे u कितना आ गया, u आ गया भाई साहब हमारे पास 250, मतलब कि 250 मीटर पर सेकंड से आपको इसको फेंकना पड़ेगा तब जाकर ये टकरा पाएगा, और नहीं तो टकराना पॉसिबल नहीं है, हाँ ना बोल बात समझ आई, पक्का पक्का। अब ध्यान से देख, दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि भाई साहब फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोलिजन, कि भाई साहब टाइम कितना लग जाएगा, अगर t इक्वल टू 0 पर इन्हें फेंक दिया तो कितनी देर में जाकर के कोलिजन होगा, ये पूछा गया हमसे। मैंने कहा अच्छा, तू सोच करके देख, अगर तो इस पार्टिकल को इससे कोलाइड करना है ना, देख अब तो मुझे 3u बाय 50 भी पता है और मुझे 4u बाय 50 पता है, क्योंकि मुझे u पता है कि नहीं। सोच, अगर ये कोलिजन करना चाहता है तो या तो तुम ऐसा कह लो कि इस रफ्तार से इसे ये दूरी ट्रेवल करनी है तभी कोलिजन होगा, या फिर इस रफ्तार से इसे ये दूरी ट्रेवल करनी है तब कोलिजन होगा, और नहीं तो कोलिजन हो नहीं पाए। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, देखो u की वैल्यू पुट करके ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो निकाल सकते हो ना। अगर कोलिजन होना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी द्वारा ये 400 डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए, ये वर्टिकल दूरी द्वारा ये 400 डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी द्वारा ये 400 डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए, तभी कोलिजन हो पाएगा, और नहीं तो कोलिजन नहीं हो पाएगा। हाँ ये बात, और मैं तो ये बात जानता हूं कि x इज इक्वल टू vt, तो t इज इक्वल टू x बाय v, है ना, t इज इक्वल टू x बाय v। देखो वर्टिकल साइड में कर करके देख लेता हूं, तो वर्टिकल साइड में अगर कोलिजन होना है तो कितना चलना पड़ेगा, 400 मीटर चलना पड़ेगा, है ना। तो y की बात कर लेते हैं अपन, y की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो y कितना है 400 और v कितना है 4u बाय 5, है ना, 4 और u और बाय 5, है ना। तुम ध्यान से देखो तो u की वैल्यू तो 250 है ना, u की वैल्यू तो कितनी है 250 है, तो ये आया 400 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 और इंटू 250। आई होप बात समझ आ गई होगी, है ना। देखो 4 ने इसको मार दिया थोड़ा सा, है ना, हाना बोलना पड़ेगा भाई साहब, है ना, 25 पंजे, है ना, 25 से कट जाएगा, ये आया 10 और 25 चौके 100 आ गया ना। देखो ध्यान से देखो, तो ये आया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, भाई साहब 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड में भाई साहब ये कोलिजन हो जाएगा, 2 सेकेंड में भाई साहब टकरा जाएंगे पार्टिकल, 2 सेकेंड लगेगा भाई साहब पार्टिकल को टकराने में। बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई, सोच लो, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है भाई साहब ये, अगर दिमाग में सेट हो जाए ना चीजें भाई साहब तो उसके बाद कोई मुश्किल बात नहीं है। तीसरी बात सुन, बोला कि वेयर विल दे कोलाइड, बोला वेयर विल दे कोलाइड, कहां पर टकराएंगे भाई साहब। अब कहां पर टकराएंगे, तो ग्राउंड फ्रेम की बात हो गई ना, तो ग्राउंड फ्रेम में आना पड़ेगा मेरे को। बोल बात समझ आई कि नहीं, सोच कर गिरे, थोड़ी सी जगह मेरे पास ये है, यहां पर मैं ट्राई करता हूं, सुनो, देखो ध्यान से देखो, क्या हुआ मेरे पास
क्या हुआ, देखो मेरे पास ये सिचुएशन है, ग्राउंड फ्रेम में लौटते हैं वापस, देखो ग्राउंड फ्रेम में लौट रहे हैं हम वापस, देखो ये पार्टिकल यहां से फेंका गया था और ये पार्टिकल यहां से फेंका गया था। अब तू मुझे एक बात बता, 2 सेकंड में टक्कर होनी है ना, देखो पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार कितनी थी, देखो कहां गए ग्राउंड फ्रेम में, सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो बस निकाल लो t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना नीचे गिर गया और कितना आगे बढ़ गया, है कि नहीं। ये पार्टिकल कहीं तो 2 सेकंड में देखो यहां पहुंचा होगा और ये भी यहां आ गया होगा और फिर टक्कर हो गई होगी, है ना, फिर टक्कर हो गई होगी। तो भाई y डायरेक्शन में ये कितना गिरा और x डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा, बस पता चल गया कहां हुआ कोलिजन। अच्छा x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू होने वाला है vx इंटू टी, है ना, या ux इंटू टी। तो x क्या आ गया, x आ गया देखो 50 इंटू टी, ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूं ना इसलिए ग्राउंड फ्रेम की रफ्तार लिख रहा हूं। तो टी कितना था, टी था 2, तो भाई साहब x इज इक्वल टू कितना आया भाई साहब 100 मीटर, कितना 100 मीटर, मतलब इस टावर से 100 मीटर इधर या इस टावर से 300 मीटर इधर कोलिजन हो जाएगा, हाँ ना बोलो। और y में निकालना चाहूं तो y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, मतलब कि हाफ इंटू 10 इंटू 4, है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 20 मीटर, मतलब कि 20 मीटर। भाई साहब 800 मीटर का टोटल टावर है और उससे 20 मीटर नीचे, मतलब कि जमीन से 780 मीटर ऊपर भाई साहब कोलिजन हो जाएगा। ये सवाल है, ये कोई सवाल है भाई साहब, अगर ढंग से दिमाग में चीजें बैठ जाएं तो भाई साहब कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आई होप तुमको ढंग से समझ आ गई होंगी चीजें यार, एकदम पक्का पक्का ये चीज समझ आ गई ना। यहां अगर चीज तुम समझ गए ना तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल आसान है एकदम, है ना। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई साहब कोलिजन कब होगा, हमेशा ऐसा नहीं करना y डायरेक्शन वाला 0 कर दिया, ये कर दिया, भाई साहब लॉजिक है हर एक चीज के पीछे, लॉजिक से चलना, कुछ भी ऐसा दिमाग में रटना मत कि यार ऐसे सर ने बताया तो ये करना, ना ना ना, लॉजिक देख क्या वो सेट होता है, सेट होता है तो सवाल कर सकता है तो, वैसे सेट नहीं हो तो कुछ और खोज में निकल जा, है ना। एनालिसिस करने की आदत डालो बुद्धि में भाई साहब, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। तो सोच करके देख, यहां तो ये 45 आ गया क्योंकि डेटा ऐसा लिया गया था, हो सकता है कि 45 नहीं आता, 37 आता, 53 आता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ जाता, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा गणित में इधर उधर कर देगा तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अरे सोच लो, पक्का पक्का 100%, है ना। ये सवाल हो गया। अब मैं तुझे तीसरी वैरायटी दिखाता हूं जहां पर कोलिजन नहीं हो पाता और दो पार्टिकल के बीच में एक मिनिमम दूरी रह जाती है। वो मिनिमम दूरी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उससे पहले जरा इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा चलो, अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, है ना। देखो मेरी बात सुनो, देखो क्या बोला गया, इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए ये ना अपनी धरती माता है, ठीक है, धरती माता है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, ओके। बोला कि यहाँ पे ना एक पार्टिकल है, स्टोन है मान लो, ठीक है, और ए स्टोन है और इसको ऐसे फेंका गया। बात समझ आ गई, कितनी रफ्तार से फेंका, कितनी रफ्तार से फेंका, मैंने बोला मान लो 10√2 से फेंका, 10√2 वेलोसिटी से फेंका, 10√2 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक दिया। और कितने एंगल से फेंका, मैंने बोला चलो मान लो 45 डिग्री के एंगल से ऐसे फेंक दिया। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या बोला गया, बोला गया यहां से ना एक और पार्टिकल है, ठीक है, बी पार्टिकल, ठीक है ओके, इसको यहां से ऐसे फेंक दिया, ठीक है, और कितनी रफ्तार से फेंका, बोला 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया और 37 डिग्री के एंगल से, 37 डिग्री के एंगल से फेंक दिया। और बोला गया कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। अब सुनो सवाल क्या बोला गया, सवाल बहुत जानदार है भाई साहब। सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि प्रोवाइडेड दैट they are not going to collide find out the minimum distance between them। बोला कि ऐसा आपको बोल दिया गया है कि वो पार्टिकल कोलाइड नहीं करने वाले। अब कोलाइड नहीं करने वाले तो कभी ना कभी उनके बीच में मिनिमम दूरी तो कहीं ना कहीं तो आई होगी। अब वो मिनिमम दूरी क्या है ये अपने से पूछा गया, है ना, ये जानदार सवाल है। अब भाई साहब अगर आप इसे बाहर से देख रहे हो, यहां से ग्राउंड फ्रेम से, तो ये सवाल सॉल्व कर पाना आपके लिए नियरली इम्पॉसिबल है, मतलब इतना टफ कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। परंतु अगर दोनों में से किसी एक के ऊपर बैठ जाऊं तो क्या मजा आ जाए यार, है क्या नहीं। तब तो मुझे पता है कि अगर एक पार्टिकल पर बैठ जाऊं तो दूसरे पार्टिकल का जो पाथ हो जाता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है और फिर उसे सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो दोनों की वेलोसिटीज पहले लिख ली जाए कि क्या क्या आ रही है ना। देख मेरी बात सुन, तो लिखा मैंने, तो क्या पाया, जब लिखा तो क्या पाया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए जो आ रही है ना
वो आ रही है 10 तो आई कैप और प्लस 10 जे कैप, है ना। ये बच्चा वही कर पाएगा जिसका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना यार, हाँ ना बोलो यार, है ना। इसका देखो वेलोसिटी ऑफ बी, देखो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ रही है, ये 10 का cos 37 और इस तरफ है तो मतलब कि माइनस का 8 आई कैप और प्लस का 6 जे कैप, है ना, प्लस का 6 जे कैप। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बात समझ आ गई। अब सुनो क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक पर बैठ जाओ, तुम कहो तो ए पर बैठ जाओ, तुम कहो तो बी पर बैठ जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बी पर बैठ करके देख लो, देखो क्या फर्क पड़ जाता है उससे, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो बी पर बैठा तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलो आ जाओ कैलकुलेट कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ये है 10 आई कैप और प्लस का 10 और जे कैप और माइनस का, फिर माइनस का 8 आई कैप और प्लस 6 का जे कैप, है ना। ये बात हो गई। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 तो आया आई कैप और 10 माइनस 6 तो 4 आया जे कैप, 4 आया जे कैप। मैंने कहा ठीक है ओके बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है, इसे समझें एक बार ढंग से, इसे समझें। और इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन तो कितना है, वो तो जीरो ही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना है, वो तो जीरो ही है भाई साहब, क्योंकि दोनों का माइनस जी था तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, जीरो हो गया। अब समझे इस बात को, ये कहना चाहता है कि अगर आप ए पार्टिकल को देखोगे ना बी पर बैठ करके तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको ऐसी नजर आने वाली है, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैंने कहा अच्छा ये बात, देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई बी पार्टिकल है, आप इसके ऊपर बैठे हो तो ये रेस्ट पर है आपके लिए, है ना। और जो ए पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल ये आपको ऐसे जाता नजर आने वाला है, ऐसे, किससे, यूएबी से, किससे, यूएबी से। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना है, देखो 18, मतलब इस तरफ है 18, है ना। और जे में कितना है, जे में है 4, अरे जे में है कितना 4। तो ध्यान से देख, तो अगर तुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता हो तो देख ध्यान से देख, टेन थीटा लगा के थीटा बता सकते हैं ना। देखो तो ध्यान से देख, तो बेटा जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा, देखो टेन थीटा कितना है, टेन थीटा है 4/18, या बहुत अच्छा बोलो तो 2/9, कितना 2/9। अब टेन थीटा पता चल गया तो बाकी चीजें हम लोग बाद में बता देंगे, परंतु सोच करके देखो, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है इसका मतलब कि ये इसी लाइन में कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बी पार्टिकल से ये मिनिमम दूरी पर कब होगा, जब आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बिठाएंगे, तो वो परपेंडिकुलर कहीं तो यहां बैठना चाहिए, है ना। देखो 90 जैसा लग रहा है, लग रहा है ना 90 जैसा। तो ये जो ग्रीन लाइन है ना इस समय, ये जो ग्रीन लाइन है बेटा, ये ग्रीन लाइन ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ध्यान से देख, तो दोनों के बीच की इनिशियल दूरी पता थी हमें, कितनी थी, 100 मीटर थी, कितनी थी, 100 मीटर। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये 100 का cos थीटा और ये 100 का sin थीटा, मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये 100 का sin थीटा है। ध्यान से देख लो, मिनिमम डिस्टेंस 100 का कितना है, sin थीटा। भाई साहब लो सवाल हो गया सॉल्व, है ना। देखो मिनिमम डिस्टेंस क्या आया, मिनिमम डिस्टेंस आया 100 का sin थीटा। पर सर sin थीटा कैसे बताएं, हमारे पास तो tan थीटा है। लो आ जाओ ट्राइंगल ड्रॉ कर लो एक, है ना। मुझे पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 9, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 9 81 प्लस 4 कितना आ गया 85, कितना आ गया 85। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा क्या आया 2/√85, 2/√85 वहां पर पुट कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 और डिवाइड बाय √85 मीटर। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्रोजेक्टाइल्स। जब वो ऐसे आपस में ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे कहीं तो दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी रह जाएगी जिससे वो टक्कर नहीं कर पाएंगे, वो है भाई साहब ये 200/√85 मीटर। सोच करके देख, अगर ग्राउंड फ्रेम में सवाल करना होता ना भाई साहब तो प्राण निकल जाते, परंतु हमें रिलेटिव आता है, हमें एक फ्रेम पर बैठना आता है, हमें 2D रिलेटिव आती है, हमें वेक्टर आता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कोई मुश्किल बात नहीं है ना। बोलो देख लो भाई साहब क्या जबरदस्त सवाल बनाया, मजेदार सवाल बनाया एकदम। ये 3 वैरायटी के सवाल बनते हैं, है ना, कि एक तो आप जमीन से पार्टिकल को फेंको, एक टावर से पार्टिकल को फेंको, एक मिनिमम दूरी वाले सवाल। ये 3 वैरायटी के सवाल पूछे और जेई ने इन्हीं 3 वैरायटी के सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं और 10-10 नंबरों में पूछे गए। तू मुझे खुद बता क्या है इसमें 10 नंबर का, है तो बहुत कुछ। अगर इसे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने बैठोगे ना भाई साहब, ये 10 नंबर का बन जाएगा, पक्का बन जाएगा 10 नंबर का, है ना। कैलकुलेशन ही इतनी गंदी हो जाएगी भाई साहब, ये रिजल्ट आने में भाई साहब 2 पेज भर देगा वो, तो अपने आप 10 नंबर का सवाल है। परंतु अगर रिलेटिव का ज्ञान है ना तेरे को भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भाई साहब,
आना बोल बोल, बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो जेईई एडवांस का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक और जो जो वैरायटी के सवाल पूछे जा सकते थे मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमें आज की वीडियो ढंग से समझ आई होगी, और नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। आई ऑलवेज रिप्लाई, देखो मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं, चाहे कैसा भी हो मैं रिप्लाई जरूर करता हूं भाई साहब। तो जो भी डाउट हो उसे नीचे आप पूछ सकते हैं, है ना। और अगर समझ आया हो तो मुझे बताना नीचे के सर खाई पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पता चले कि ऐसे ही मैं बोल के निकल लिया तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आया, तो मुझे बताना नीचे के समझ आया कि नहीं आया। और समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके चला जाना भाई साहब, नीचे कमेंट करके बताना मुझे। जब आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूं ना भाई साहब मजा आ जाता है एकदम अच्छा सा, यार बच्चे यार बड़ा लाइक कर रहे हैं वाकई में, तो फिर और पढ़ाने का अंदर से मोटिवेशन आता है कि अब तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा भाई, है कि नहीं। बोल बात समझ आई। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक। 52% ट्रैफिक, पिछली वीडियो में भी बोला था, 52% ट्रैफिक ऐसे लोगों से आ रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर आज की डेट में है उन्हें दुगना हो जाना चाहिए कम से कम, अगर तुम लोग सारे के सारे सब्सक्राइब कर लो तो। और बेटा सब्सक्राइब करोगे तभी तो चैनल की रीच बढ़ेगी, तभी तो मैं ये चीजें वाकई में उन बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा जिन्हें इनकी जरूरत है ना। जेईई एडवांस तो हर एक बच्चे का ख्वाब होता है, आईआईटी में जाना तो हर एक बच्चे का ख्वाब होता है, परंतु वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मोटी मोटी फीस तो हर एक बच्चा नहीं दे सकता ना। पर पढ़ाई का हक तो उसका भी है यार, और वो हक में जो उस हक को दिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, या तो मैं या तो आप लोग। मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी है ना, अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे चैनल की रीच को बढ़ाने में, और उसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का 110%। तो किसी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।